नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज 14 सितंबर है और इस दिन अपन हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस को लेकर कुछ मैं आपके सामने आपके साथ कुछ जानकारी है जो साझा करूंगा, जो एक विद्यार्थी को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलो अपन हिंदी दिवस के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, अब अपन बात करेंगे कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, हमारी भाषा हिंदी कैसे बनी, किस तरीके से बनी, उन सभी चीज़ों की बातचीत करने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। देखो, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी एक जो है वो हमारी भाषा है। समझ में आया आपको? हिंदी हमारी एक भाषा है। देखो, अब सबसे पहले बात यह कि हिंदी भाषा है तो भाषा होती क्या है? तो जो भाषा होती है उस भाषा का मतलब है अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा का मतलब क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम। अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है कि अपने मन के जो भाव है उनको प्रकट करने का जो तरीका होता है उसे भाषा कहते हैं। समझ में आया? अभिव्यक्ति का मतलब आप समझे कि अपने मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको किसी के सामने प्रकट करना है, उसके अंदर जो आप तरीका अपनाते हो उसे कहा जाता है भाषा। अब ये तरीका आपका 3 प्रकार का हो सकता है। या तो होगा सांकेतिक, या होगा आपका लिखित, या फिर आपका होगा मौखिक। बढ़िया आराम से आपको सुनना है। हिंदी दिवस है और हिंदी भाषा के ऊपर अपन थोड़ी सी बातचीत करेंगे, जो एक प्रत्येक विद्यार्थी को, एक सक्रिय विद्यार्थी होने के नाते आपको ये जानकारियां होनी चाहिए। तो मैंने उचित समझा कि आपको ये जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो भाषा का मतलब है कि अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करना या अपने मन के भावों को प्रकट करने के जो तरीका अपनाया जाता है उसे भाषा कहते हैं। और भाषा 3 प्रकार की हो सकती है, या तो वो सांकेतिक होगी, या फिर लिखित होगी, या फिर मौखिक होगी। सांकेतिक का मतलब अपन कहते हैं ना, यानी इधर आ, पानी पिला, इस तरीके का होता है। उसके बाद में लिखित भाषा, यानी अपने मन के भावों को आप अगर लिख करके प्रकट कर रहे हो, लिख करके किसी को बता रहे हो, तो वो आपकी लिखित भाषा है। अब इसमें आपकी हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, गुजराती हो सकती है, पंजाबी हो सकती है। ये अलग अलग भाषाएं हैं। और उसके बाद में मौखिक भाषा, जैसे कि मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, वो होगी मौखिक भाषा। तो भाषा का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करें आजादी से पहले अपने हिंदी का क्या यहाँ पे महत्व था। भाई, अपन तो आजाद बाद में हुए हैं, उससे पहले क्या हिंदी थी? अपन अंग्रेजों के गुलाम थे क्या? उससे पहले हिंदी थी या केवल अंग्रेजी भाषा ही चलती थी? ऐसा नहीं है। देखो, आजादी से पहले अपने भारत के अंदर हिंदी भाषा थी। आपने बहुत सारे कवि देखे होंगे, बहुत सारे लेखक देखे होंगे जिन्होंने हिंदी भाषा के बारे में आपको इतनी अच्छी अच्छी हिंदी की किताबों के अंदर कविताएं दी है। जैसे सूरदास हो गए, कबीरदास हो गए, भारतेंदु हरिचंद्र हो गए। इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया अपने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखो, आजादी से पहले अपने भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम है भाई? अपने भारत के अंदर अंग्रेज जब शासन कर रहे थे उनके अंदर अलग अलग पद होते थे। एक तो होता था जी गवर्नर जनरल, एक होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो अपना एक यहाँ पे गवर्नर जनरल था जिसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। इसने एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या नाम है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1800 ईस्वी में। के खुलियन इसने एक कॉलेज की स्थापना की। ठीक है ना? कब की थी? 1800 ईस्वी में की थी, और जिसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। और इस कॉलेज के अंदर सबसे पहले भाषा शिक्षण करवाया गया। क्या करवाया गया? भाषा शिक्षण करवाया गया है, यानी भाषा के ऊपर पढ़ाई शुरू करवाई गई थी। अब भाषा के ऊपर पढ़ाई शुरू क्यों करवाई गई थी? देखो, जब अंग्रेज भारत में थे तो अंग्रेजों को व्यापार के लिए कंपनियां खोलनी थी, उन कंपनियों में कर्मचारी भी रखने पड़ते थे। तो इंग्लैंड से और जहां से जो अंग्रेज आए थे, ब्रिटेन से, वहां से उन लोगों को ला करके यहाँ रखना थोड़ा महंगा पड़ रहा था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई, भारत के लोग इनको भी भाषा दे करके थोड़ा बहुत शिक्षित कर करके अपने कंपनी में लगाया जा सकता है काम करने के लिए। तो इन्होंने ये यहाँ पे एक कॉलेज की स्थापना कर दी जिसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज, और यहाँ पे भाषा शिक्षण सबसे पहले प्रारंभ हुआ। तो यहाँ से भाषा की शुरुआत होती है, भाषा शिक्षण को लेकर के। ठीक है,
अब यहाँ भाषा शिक्षण शुरू हुआ तो धीरे धीरे अलग अलग विभाग बनाए गए। जैसे कि एक विभाग बनाया गया था आपके मातृभाषा विभाग, मातृभाषा विभाग। ठीक है, मातृभाषा आपकी कौन सी है? जैसे अपन पश्चिमी राजस्थान से तो अपनी मातृभाषा है मारवाड़ी, सगला मारवाड़ी बोलो तो अपनी मातृभाषा विभाग बनाया गया। उसके बाद में इसके अंदर एक विभाग और बनाया गया जिसका नाम था हिंदी विभाग, हिंदी भाषा विभाग। तो इस तरीके से बहुत सारे विभाग बनाए गए और इसी कॉलेज के अंतर्गत सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में, इसी कॉलेज के अंतर्गत एक कलकत्ता विश्वविद्यालय बनाया गया और इसके अंदर कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर सबसे पहले हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू हुई। हिंदी भाषा की सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर। यहाँ पे हिंदी भाषा के अंदर किताबें शुरू हुई और सबसे पहले पढ़ाई शुरू करवाई गई। ठीक है, अब हिंदी भाषा में पढ़ाई शुरू करवाई जाती है तो उसके अंदर एमए भी करेंगे। तो भारत के अंदर सबसे पहले हिंदी में जो एमए करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? नलिनी मोहन सान्याल। ये है जिन्होंने सबसे पहले भारत में हिंदी भाषा से एमए प्लस पीएचडी भी की। इन्होंने एमए प्लस पीएचडी भी की। अब जैसे आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो या 11वीं में पढ़ रहे हो, 12वीं में पढ़ रहे हो, फिर आप बीए करोगे, बीए के बाद में आप एमए करोगे और एमए के बाद में पीएचडी करोगे, जिसके आगे लगता है डॉक्टर। तो इनके आगे भी लगता है डॉक्टर नलिनी मोहन सान्याल, जिन्होंने सबसे पहले भारत में हिंदी भाषा में एमए करने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने ही सबसे पहले भारत के अंदर पीएचडी की थी। उसके बाद में बात करें महिला की तो राजबाला घोष, जिन्होंने हिंदी भाषा के अंदर सबसे पहले कहानियां लिखी। हिंदी भाषा में सबसे पहले कहानियां लिखने वाली जो महिला है, यानी ये एक महिला थी जिन्होंने हिंदी के अंदर सबसे पहले कहानियां और कविताएं लिखी थी। और इसको, ये जो महिला है राजबाला घोष, इनको क्या बोलते हैं? बंग महिला भी कहा जाता है। बंग महिला की संज्ञा या मंग महिला के उपनाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। उसके बाद में देखें कि प्रत्येक भाषा की एक कोई ना कोई लिपि होती है। जैसे पंजाबी भाषा है तो उसकी लिपि का नाम है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, उसी प्रकार अपनी हिंदी भाषा है, इसकी भी एक लिपि है जिसका नाम है देवनागरी लिपि। ठीक है ना, जिस भाषा में ये लिखी जाती है उसको कहा जाता है देवनागरी लिपि। अब आगे बात करें तो हिंदी के अंदर प्रचार के लिए एक अखबार चलाया गया कोलकाता से। ये अखबार चलाया गया, ये अखबार का नाम है अखबार, जिसको अपन न्यूज़पेपर कहते हैं। न्यूज़पेपर कहते हैं। ये हिंदी का पहला अखबार था। ठीक है ना, ये जो अखबार है जिसका नाम है उद्दत मार्तंड। ठीक है ना, ये उद्दत मार्तंड है, ये अखबार है, ये हिंदी के अंदर चलाया गया पहला अखबार है। ठीक है ना, हिंदी के अंदर चलाया गया पहला अखबार है और इसका भी संचालन जो है वो आपके कोलकाता से हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में बात करें अपने यहाँ पे हिंदी भाषा का सबसे ज्यादा प्रचार करने में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो रहा है हिंदी फिल्मों का। और हिंदी फिल्मों के अंदर सबसे पहले हिंदी भाषा में बनने वाली जो फिल्म थी उसका नाम था आलम आरा, जो 1931 के अंदर बनी थी। अगर आपको यूट्यूब पे कहीं मिले तो आप इसको जरूर देखना, जो कि हिंदी भाषा में बनी गई पहली फिल्म थी जिसका नाम है आलम आरा, जो 1931 के अंदर बनी थी। ये तो थी आज़ादी से पहले की बात, यानी हिंदी भाषा जो बनी वो आज़ादी से पहले किस तरीके से बनी और उसका क्या दौर रहा। अब बात करें आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद का मतलब क्या हुआ? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद अपनी हिंदी की क्या स्थिति रही? तो जब भारत आजाद हुआ तब भारत में संविधान बना। संविधान से तात्पर्य यह है कि एक देश को चलाने के लिए जो नीति तथा नियम होते हैं उनको कहा जाता है संविधान। जैसे एक स्कूल को चलाने के लिए स्कूल के नियम होते हैं कि भाई आपको सुबह टाइम पर समय पर विद्यालय आना है और विद्यालय गणवेश के अंदर विद्यालय आना है। उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए जब नियम बनाए जा रहे थे 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा के द्वारा, तो उसमें संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा गया कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाई जाए। राष्ट्रभाषा का मतलब है कि संपूर्ण राष्ट्र में ये भाषा बोली जाती है या बोली जानी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा में। लेकिन
14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी दुर्भाग्य से राष्ट्रभाषा नहीं बना करके राज्य भाषा बनाई गई। राज्य भाषा बनी। कब बनी? संविधान सभा के अंदर 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है राज्य भाषा बनी, न कि राष्ट्रभाषा। अब बात करें भारत की कोई राष्ट्रभाषा है या नहीं, तो ध्यान रखना राष्ट्रभाषा भारत की नहीं है। राष्ट्रभाषा भारत की नहीं है। अगर आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान में हिंदी भाषा का प्रयोग होगा सामान्यतः। गुजरात में जाओगे तो गुजराती होगा, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी में होगा। इस तरीके से अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर हिंदी भाषा को, या फिर अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो राज्य भाषा के अंदर मान्यता दी गई। किसको? हिंदी को दी गई। और राज्य भाषा का मतलब है कि सरकारी जो कामकाज है वो जो होंगे वो किस में होंगे? हिंदी भाषा में होंगे। जब हिंदी को राजभाषा बनाया जा रहा था तब यह कहा गया कि आने वाले समय के अंदर 10 या 20 साल के बाद में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदी को राष्ट्रभाषा ही बनाने का जो सपना रखा गया था वो सपना अधूरा ही रह गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी केवल राज्य भाषा बनाएगी और उसके बाद में ये राज्य भाषा ही रही। अब भारत के संविधान के अंदर बात करें तो भारत के संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं जो हिंदी सहित है। और उन 22 भाषाओं की आपको जानकारी मिलेगी। आपका जो रुपया तथा जो नोट होता है ना, उसके पीछे ये सारी की सारी भाषाएं लिखी होती है। अभी इस वीडियो के बाद में आप घर पे अपना जो नोट होता है, जो पैसे होते हैं 10 रुपए का या 50 रुपए का, चाहे 500 रुपए का, उसको आप देखना और उसके पीछे टोटल 22 भाषाएं यानी कुल 22 भाषाएं लिखी होगी। उनको हमारे संविधान के अंदर मान्यता दी गई। कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची के अंदर इनको मान्यता दी गई। ठीक है ना। और उसके बाद बात करें 1953 से सबसे पहले हिंदी दिवस मनाया गया। 1953 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी दिवस मनाया गया। 1953 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया और उसके बाद आज तक हम प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी अपने हिंदी दिवस से संबंधित कुछ जानकारियां जो आपके लिए याद रखनी जरूरी है। मिलेंगे ऐसे अगले ही किसी दिवस के अंदर और बातचीत करेंगे ऐसे ही दिवस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के ऊपर अगर आप नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।